नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती में। और आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की खास खबरों पर। रबी की बुवाई, टमाटर में झुलसा रोग, आम के बागों में मिली बग, गेहूं की फसल में चूहा नियंत्रण, पशुओं में तिल्ली बुखार। राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 31 जनवरी 2014 को समाप्त सप्ताह तक रबी फसलों की बुवाई कुल 642.89 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की गई है। इसकी तुलना में पिछले वर्ष इस समय तक 608.65 लाख हेक्टेयर भूमि में बुवाई हुई थी। गेहूं, दलहन और तिलहन की बुवाई का कुल क्षेत्र पूरे सीजन के लिए सामान्य क्षेत्र से अधिक है। आपने देखा होगा कि टमाटर की फसल में नीचे की पत्तियां पीली पड़कर मुरझाकर सूख जाती हैं, जिसका अगर समय पर ध्यान न रखें तो यह बीमारी ऊपर की ओर बढ़ती है। वह पूरा पौधा मुरझाकर सूख जाता है। यह बीमारी आलू की फसल में भी पाई जाती है। यह बीमारी नमी की अधिकता, नाइट्रोजन उर्वरक की अधिकता के कारण लगती है। इसके लक्षण अगर आपको खेत में दिखाई दे तो इसके नियंत्रण के लिए आप रिडोमिल 30 ग्राम एवं स्टेप्टोसाइक्लिन डे ग्राम को प्रति टंकी यानी 15 लीटर पानी में घोल बनाकर 200 लीटर घोल का छिड़काव प्रति एकड़ के हिसाब से करें। आम की फसल में होने वाला यह कीट, जिसके बदन का रंग लाल, सिर, पंख, टांगे तथा एंटीनी काले होते हैं तथा मादा कीट का शरीर कोमल लालिमा लिए हुए हल्का भूरा होता है, जो मोम से ढक जाने के कारण सफेद दिखाई देते हैं। कीट नवंबर माह में सर्वप्रथम जड़ों के पास हजारों की संख्या में पाए जाते हैं। फरवरी माह में निम्फ नई हरी टहनियों, बौर की मंजरियों से रस चूसते हैं, जिससे फल व फूल झड़ते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए दिसंबर से जनवरी माह में तनों के चारों ओर गुड़ाई करें तथा क्लोरोपाइरीफॉस या मिथाइल पैराथियान के 200 ग्राम धूल का भुरकाव करें या पॉलिथीन की चादर से तने पर 20 सेंटीमीटर की पट्टी एवं ग्रीस लगाने से कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। गेहूं की फसल में इस समय चूहों का प्रकोप सर्वाधिक नुकसानदायक होता है। इसके लिए सभी किसानों को एक साथ मिलकर चूहा नियंत्रण की मुहिम चलानी चाहिए, जिससे कि एक साथ सभी चूहों को नियंत्रित किया जा सके। इसके लिए 100 ग्राम विष चुग्गा बनाने के लिए 100 ग्राम आटा, 2 ग्राम खाने का तेल व 2 ग्राम जिंक फास्फेट को मिलाकर चूहों के बिलों में डालकर बिल बंद कर दें। विष देने से पहले चूहों को 2 से 3 दिन विष रहित खाना देना चाहिए, जिससे चूहों को खाने का स्वाद लग जाए। पशुओं में तिल्ली बुखार, जिसको हम विष ज्वर की गिल्टी रोग और एंथ्रेक्स के नाम से जानते हैं, इस रोग से पशु खाना पीना बंद कर देता है। उसे तेज बुखार आता है, पशु को बेचैनी होती है, उसे चक्कर आता है। पशु ज्ञाबिन हो तो उसका गर्भपात तक हो जाता है। पशु के प्राकृतिक भागों से लाल रंग का न जमने वाला गाढ़ा खून निकलता है। इसी तरह के लक्षण अपने पशुओं में दिखें तो इस महीने नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाकर टीकाकरण करवा लेना चाहिए। वह भी लगातार 3 वर्षों तक रोग आने पर रोगी पशु को अन्य पशुओं से तुरंत अलग कर देना चाहिए तथा पशु चिकित्सक की देखरेख में दवाइयां देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही। अंत में आप नजर डालिए मंडी भाव पर। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह,
तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। शिवपुरी गांव के फकीर बाबा का बड़ा था प्रताप। सब कहते बाबा तकदीर बदल देते आप। वो खेती करने की ऐसी बातें बताते जिनसे फसलों के ढेर लग जाते। पर एक दिन फकीर बाबा का खुल गया राज। किसान कॉल सेंटर से जानते थे वो उन्नत खेती की हर बात। खेती से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो किसान कॉल सेंटर से खेती के विशेषज्ञों की सलाह पाइए। तुरंत उसी समय अपनी ही भाषा में बात करके खेती बाड़ी से जुड़ी किसी भी सलाह या सवाल के लिए मुफ्त नंबर मिलाएं 1800-180-1551।
धनराज जी, धनराज जी नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। जी सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। जी सर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मेरी लोकवन की किस्म है जिसमें बालें आ चुकी है। जी सर, उसमें मैं स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी उसमें? नहीं, बड़ा सामयिक प्रश्न है धनराज जी का कि अब वो आपने अभी जैसे डॉक्टर साहब कहा कि स्प्रिंकलर से सिंचाई करें, लेकिन अब जब बाल आ गई है, बाल फूल पर है, उस वक्त में क्या स्प्रिंकलर का पानी कुछ नुकसान करने वाला है या सिंचाई कर सकते हैं? बिल्कुल धनराज जी, सिंचाई कर सकते हैं। स्प्रिंकलर की जो फुहार है बिल्कुल हल्की होती है, बारिश जैसी बड़ी बूंदें नहीं होती हैं, इसलिए कोई नुकसान नहीं है। आप बिल्कुल सिंचाई कर सकते हैं और स्प्रिंकलर से करने में कम पानी में आप अधिक रकबे में सिंचाई भी कर पाएंगे। उचित समय है, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, तो डॉक्टर साहब अभी अपनी बात चल रही थी जड़ माहू की, गेहूं में पीलेपन पड़ने की। जी, तो अब जड़ माहू का क्या उपाय है? तो ये इस स्थिति में किसान भाइयों को एक कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए। कीटनाशक का नाम है क्लोरपाइरीफॉस। किसान भाई इसको लिख लें और इसकी 1.25 लीटर मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होगी और करीब 500 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगेगा। उसमें घोल बनाकर एक समान इसका छिड़काव करें और ये ध्यान रखें कि जगह छूटे नहीं। अगर मान लीजिए कहीं छिड़काव नहीं होगा तो वहां उसका फैलाव फिर होगा, तो एक तरफ से एक जैसा छिड़काव करें, उससे इस कीट का नियंत्रण होगा, पीलापन भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक दूसरी बात आपने भी बताई थी दीमक की। जी, दीमक के लिए क्या करें? दीमक में भी बिल्कुल यही उपचार करना है। दीमक के लिए भी यही कीटनाशक बहुत उपयुक्त है, क्लोरपाइरीफॉस। उस स्थिति में जब आपको लग रहा है कि दीमक है तो भी आप इसी कीटनाशक का उपयोग करें, ये बहुत प्रभावी है इसके नियंत्रण के लिए। अब ये बताएं, हमारे किसान भाई तो साधारण पीलापन दूर करने के लिए जगह जगह यूरिया बार बार डालते हैं। तो अब यूरिया से तो ये दोनों समस्याएं, इनका समाधान होना नहीं। यदि जड़ माहू है या दीमक है तो उससे कुछ यूरिया उसका कुछ काम करने वाली नहीं। जी, अच्छा, अभी एक बात और बताएं, हमारे किसान भाई यूरिया का सबसे अच्छी तरीके से उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं? अक्सर होता यह है कि जो एक सामान्य चलन में बात है कि पहले यूरिया खेत में छिड़क दिया और ऊपर से पानी लगा दिया। जी, ये विधि ठीक है? इससे यूरिया का भरपूर हमारे को फायदा मिलेगा या कोई और विधि है जिससे हम यूरिया का सबसे अच्छा फायदा ले सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात आपने याद दिलाई है। इस समय हम किसान भाइयों को बिल्कुल ये चर्चा करें। उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो हम खाद डाल रहे हैं यूरिया, उसका पूरा उपयोग कैसे हो, क्योंकि महंगा है, मिलता भी नहीं है, कम मिल रहा है। इसके साथ साथ ये है कि जितना हम खर्च कर रहे हैं उसका पूरा लाभ फसल के पौधों को मिले। पहली बात तो ये है कि पहले सिंचाई करें, उसके बाद में नमी बनी है उस समय यूरिया को छिड़कें, जिससे यूरिया जहां छिड़काव हुआ है वहीं अवशोषित होगा और पौधों को मिलेगा। अगर आप पहले यूरिया डालते हैं और सिंचाई कर देते हैं बाद में, तो कभी ढलान है तो यूरिया घुलते घुलते बह के आगे चला जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, कहीं अगर दरारें हैं तो नीचे जाता है, तो पूरा उसको लाभ नहीं मिल पाता। तो ये बहुत जरूरी है इस तरह से इसको डालना। इसके साथ में ये भी ध्यान रखें कि यूरिया अवशोषित होता है और वाष्पीकरण भी होता है, धूप में उड़ता भी है। इससे बचाने के लिए हम इसकी कोटिंग करके, नीम से कोटिंग करके इसको अगर हम डालेंगे खेत में तो धीरे धीरे ये पौधों को अवेलेबल होगा, उपलब्ध होगा। तो इससे कम मात्रा में अधिक समय तक उपलब्धता बनी रहेगी कि नुकसान की जो संभावना है वो बिल्कुल कम हो जाएंगी। तो किसान भाइयों से ये मेरा अनुरोध है कि ये इसको नीम की कोटिंग करके, नीम खली की कोटिंग करके सामान्य तौर पर यूरिया के ऊपर परत चढ़ाकर उसको उपयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छी बात आपने सामूहिक रूप से हमारे। तो ये तो मतलब पाई पाई वसूल होने वाला हिसाब है। जो भी हम लगा रहे हैं खेत में लागत, यदि उसको थोड़ी सी सूझबूझ से लगाएं बिल्कुल, तो निश्चित रूप से हम अच्छा एक उससे उत्पादन भी ले सकते हैं और हमारे लगाई हुई लागत का भरपूर उपयोग भी ले सकते हैं और कम यूरिया में ज्यादा से ज्यादा फायदा भी हो सकता है। ये तो आपने बहुत बढ़िया हमारे किसान भाइयों को बात बताई। इसके साथ में एक बात और है कि हमारे साथ एक और भी खेत में महत्वपूर्ण फसल है चना जी। उसकी वर्तमान में जैसे जैसे आप बता रहे हैं कि मौसम में थोड़ी थोड़ी गर्मी आ रही है, तो गर्मी के आने के साथ ही उसमें इल्ली भी धीरे धीरे आती जा रही है, तब इल्ली का क्या करेंगे?
कैसे उसका समाधान है। और उसमें भी मैं आपसे सिर्फ एक सीधा सा निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को वो सरल और सटीक उपाय बताएं, कम पैसे के उपाय बताएं, बिना पैसे के उपाय बताएं, जिससे चूंकि दवाई तो हर वैज्ञानिक बताता है, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कम पैसे के या बिना पैसे के उपाय, जिससे पहले हम फायदा लें और उसके बाद फिर दवाई की बात। जी, बहुत महत्वपूर्ण है ये कि हमारी लागत कम हो, तभी हमारी आमदनी बढ़ेगी। तो किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि ये ध्यान रखें। आमतौर पर हर वर्ष कम या अधिक इल्ली फसल में आती है, तो एक तो सघन एक भ्रमण करें, खेत में देखते रहें कि कब इल्लू की शुरुआत हो रही है। अगर इल्ली की शुरुआत हुई है तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि उसको जैविक विधि से नियंत्रित करें। जैसे नीम सत को अगर आप छिड़काव कर देंगे तो बिल्कुल शुरुआती अवस्था में वो नियंत्रित हो जाएगी। अगर मान लीजिए उससे अधिक आगे की अवस्था आ गई है और वो स्थिति नहीं है, तो एक ऐसे उपाय हैं जो किसान भाई, जैसे आपने कहा कि कम लागत में या कम खर्च में, बिना खर्च के कर सकते हैं। खूंटियां हमारे किसान भाई टी आकार की ऐसी जो खूंटी बनती है, इस आकार की खूंटियां गाड़ दें, जगह जगह खेत में डालें, 12-15 खूंटियां करीब 1 एकड़ में गाड़ दें। पक्षी उस पर आते हैं, इल्ली हिलती है, उसमें देखते हैं, उसको खाते हैं। तो एक ये स्वाभाविक नियंत्रण होता है, इसमें बड़ी तेजी से नियंत्रण होता है और संख्या कम होती है इल्ली की। फिर इसके साथ साथ में एनपीवी वायरस, इस नाम से भी किसान भाई परिचित हैं, उपयोग कर रहे हैं पिछले वर्षों से। इसका उपयोग करें, इसके उपयोग से भी नियंत्रण होता है इल्ली का और लागत इसमें बिल्कुल ही कम है। फिर एक फेरोमोन ट्रैप जो किसान भाइयों को बताएं जिनने एनपीवी वायरस का अभी तक उपयोग नहीं किया, थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में बताएं। एनपीवी वायरस एक तो आपको तैयार भी मिलता है बाजार में, उसका सामान्य तौर पे आपको घोल बनाना है और उसको छिड़काव करना है। तो इससे क्या होगा कि ये एक ऐसी विधि है जिसमें हमें कीटनाशक के उपयोग से हम बचते हैं। और दूसरे साथ साथ ये है कि आगे के लिए भी जब हम तैयार हो जाते हैं तो हमारी फसल में दोबारा या उसके अन्य जो फली बनती है, भरती है, उस स्थिति में आती तब भी उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे एक किसान भाई हैं उज्जैन से, जितेंद्र भाई। जितेंद्र भाई नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ सर। अपना सवाल पूछिए। हाँ सर। अपना सवाल पूछिए जितेंद्र भाई। सर मैं अपना सवाल ये पूछना चाहता हूँ सर कि हमारे गेहूं है सर लोकन, उसमें दाना लगभग बनने लग गया, थोड़ा कमी है उसमें। दाना बनने लग गया है लेकिन अभी थोड़ी कमी है, दाना बरोबर तो उसमें सर पानी डाल रहे हैं सर, अभी थोड़ा हल्का सा झुक रहा है सर, तो इस दिन पानी दें सर या नहीं दें? नहीं, पानी की कमी अगर आपको खेत में लग रहा है, पहला पानी आपने कब दिया है, अगर करीब 20-25 दिन उसको हो गए हैं, या जो पिछला पानी अभी गिरा था वो आपके यहाँ पर्याप्त गिरा है, तो अभी उसको करीब 10-11 दिन हुए हैं उस पानी को गिरे हुए, तो अभी आपको पानी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपकी जमीन हल्की है और उस समय जो पानी 31 दिसंबर 1-2 जनवरी के आसपास जो पानी गिरा था वो आपके यहाँ कम गिरा है, तो आपको सिंचाई की आवश्यकता है। हल्की भूमि में सिंचाई की जल्दी आवश्यकता है। जितेंद्र भाई का कहना हमारे गेहूं झुक रहे हैं, झुकने का कारण और अभी दाना बरोबर बैठ नहीं रहा है। झुकने का कोई स्पष्ट आप कारण नहीं बता रहे हैं क्यों झुक रहा है। आमतौर पे जो झुकाव होता है वो पानी की कमी से होता है। जब बहुत पानी की कमी होती है तो फिर झुकती हैं, बालें भी, पौधा भी, पत्तियां भी मुरझाई हुई सी दिखती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति अभी चूंकि पिछला जो पानी वो लगभग सभी क्षेत्रों में था, तो अगर हल्की जमीन है और ऐसा लग रहा है कि उस समय पानी कम था तो सिंचाई कर दें। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा भी हो सकता है कि यदि बीज दर बहुत अधिक हो और पर्याप्त मात्रा में पोषक उर्वरक नहीं डाले हों तब भी क्या ऐसी स्थिति आ सकती है? तब भी आ सकती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उर्वरक कम है या शुरू में खाद कम डाला है, देसी खाद भी कम डाला है, पौधों की संख्या अधिक है, बहुत उनमें कंपटीशन हो रहा है न्यूट्रिएंट के लिए, पोषक तत्वों के लिए, तो उस स्थिति में कमजोरी आती है फसल में, वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन शुरुआती तौर पर अगर सिंचाई करें तो मुझे लगता है कि इससे ये उबर पाएंगी फसल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चल रहा माह का महीना जी, और माह के महीने में कई बार ठंड बहुत तेज प्रकोप होने की संभावना रहती है। यदि ऐसी कोई संभावना बने जिसमें ठंड एकदम से तेज पड़े, तब अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, अब एक अच्छी बात यह है कि आप देख रहे हैं कि मौसम का जो पूर्वानुमान आ रहा है सभी जगह से मिल रहा है, न्यूज़पेपर में, टीवी पर, रेडियो पर।
ये काफी पहले की तुलना में काफी सटीक हो रहा है, आप देख रहे हैं जी। तो एक तो जैसे ये फोरकास्ट आता है, पूर्वानुमान आता है कि आगामी हफ्ते में तापक्रम कम होगा, तो आप अंदाजा रखें कि तापक्रम कम होगा और कम होकर बना रहा तो नुकसान होने की संभावना होती है पाले से। तो इसके लिए सबसे आसान और सरल उपाय है हल्की सिंचाई करें, जो हम वैसे भी हमें करना होती है तो हल्की सिंचाई करें। और अगर कम समय है आपका रकबे के हिसाब से, डॉक्टर साहब हमारे एक और भी किसान भाई हैं अशोक नगर से शिशुपाल जी। शिशुपाल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। जी सर, उगता लग रहा है चने में। जी, चने में उगता लग रहा है, जड़ में सड़न हो रहा है। जी जी, ये 2-3 बीमारियां होती हैं काबरा जी जैसे। अब चूंकि दिन का तापक्रम थोड़ा बढ़ा है और पूर्व में नमी रही। एक और भी प्रश्न हमारे किसान भाई राजस्थान से पूछ रहे हैं, बजरंग लाल जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, अपना सवाल पूछे भैया। एक और भी प्रश्न हमारे किसान भाई राजस्थान से पूछ रहे हैं, बजरंग लाल जी, अपना सवाल पूछे। हाँ सर। हाँ बजरंग लाल जी पूछे जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, वो प्याज में दोबारा पानी दे रहे हैं। हाँ, प्याज में दोबारा पानी दे रहे हैं। प्याज में दोबारा पानी दे रहे हैं। हाँ। तो उसमें उर्वरक डालने क्या जी? हाँ, प्याज में दोबारा पानी दे रहे हैं तो उसमें क्या उर्वरक डालना है, तो ये दो अलग अलग सवाल हो गए। डॉक्टर साहब हमारे पास समय कम है, थोड़ा सा पहले तो आप वो चने का बता दें और फिर बाद में प्याज की बात करेंगे। चने में जो बताया है जिसमें पीलापन आता है पौधों में और जड़ों में भी बीमारी लगती है, उसके नियंत्रण के लिए एक फफूंदनाशक दवा है कार्बेंडाजिम। कार्बेंडाजिम नाम की दवा है, 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, मतलब 1 लीटर में 2 ग्राम दवा लेनी है, इस हिसाब से घोल बनाना है। और इसमें पानी की मात्रा लगेगी ज्यादा, करीब 700 लीटर पानी। अच्छी तरह से इसका छिड़काव करें तो उससे ये उसको नियंत्रित करेगी, जो पीलापन आ रहा है कार्बेंडाजिम का छिड़काव करें तो ये काम हो जाएगा। प्याज में जो कह रहे हैं, प्याज में अलग से ऊपर से नाइट्रोजन देने की, यूरिया देने की आवश्यकता नहीं है। अगर शुरू में इनने कम दिया है और कुछ पीलापन कमजोरी फसल में दिख रही है तो जरूरी है यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये मेरे ख्याल से बजरंग लाल जी के भी इस सवाल का समाधान हो गया होगा। और अभी यूरिया की प्याज में बहुत ज़रूरत नहीं है, जब थोड़ी सी उसमें गठान पड़ने लगे उस वक्त में यूरिया डालना चाहिए। यदि पीलापन प्याज में है तो आप जरूर यूरिया प्रयोग करते हैं। और हमारे अभी पाले की बात हम कर रहे थे, पाले की बात और आप संक्षेप में बताएं कि हमारे किसान भाई क्या कर सकते हैं पाले से बचाव के लिए। एक तो मैं ये कह रहा था कि जो हल्की सिंचाई है हमेशा ये फायदेमंद होती है, जहाँ सिंचित फसल है उसमें प्रभाव बहुत कम होता है। अगर थोड़ी देर के लिए तापक्रम बहुत कम होगा तो असर ही नहीं होता। तो एक तो ये करें, तो हल्की सिंचाई करें, स्प्रिंकलर है तो उससे करें। और पूरी सिंचाई कंप्लीट पूर्ण करने की कोशिश ना करें, एक इतने रकबे में पूर्ण होगी, कम कम करके सिंचाई रकबा कवर कर लें, जिसमें आगामी जो समय पूर्वानुमान का है उसमें अगर तापक्रम कम होता है तो उससे बचाव होगा। फिर एक बहुत हमारा पुराना जो उपाय है वो ये है कि मेड़ पे हम दक्षिण पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा में मेड़ पर अगर हम कचरा रखें और रात में करीब 12 बजे के बाद उसमें धुआं करें, आग जले लौ ना निकले, धुआं करेंगे, एक तापक्रम वातावरण बनेगा, इस तरह बहेगी पूरे खेत में एक करें तो ये उस हिसाब से भी हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो बड़े साधारण और बड़े अच्छे उपाय हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी उपयोगी परामर्श दिया, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। किसान भाइयों, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।